हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भानु प्रताप राय है। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग ट्रांसलेटर्स को डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। साथ ही कुछ और भी बेसिक पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। वो पॉइंट्स क्या हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेटर्स को डिस्कस करेंगे कि ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। साथ ही उनके टाइप्स मींस असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इन सभी को डिस्कस करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर जिस भी ट्रांसलेटर को यूज कर रहे हैं उनमें से कौन सा बेटर है, मींस विच वन इज बेटर। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेटर्स से स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेटर्स, जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन कोड को समझता है जो कि 0-1 के फॉर्मेट में यानी कि बाइनरी फॉर्मेट में होते हैं। मशीन कोड के अलावा किसी और कोड को नहीं समझता। तो अगर आपने कोई भी अपना प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज या किसी अदर लैंग्वेज में लिख रखा है तो इस लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को मशीन डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। अगर आप इस सोर्स कोड को मशीन पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो मशीन पर एग्जीक्यूट करने के लिए इसे मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि मशीन कोड में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए हम करेंगे क्या? मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग ट्रांसलेटर्स का यूज करेंगे। इन्हीं ट्रांसलेटर्स के थ्रू हम इस हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड को या सोर्स कोड को अपने मशीन कोड में ट्रांसलेट कर लेंगे। जब ये मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके अपना आउटपुट देख सकते हैं। तो ये ट्रांसलेटर्स करते क्या हैं? ट्रांसलेटर्स ट्रांसलेट हाई लेवल सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड मींस मशीन कोड। ये हाई लेवल सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने हाई लेवल सोर्स कोड ही लिख रखा हो। अगर हमने लो लेवल लैंग्वेज मींस असेंबली लैंग्वेज में भी कोड लिख रखा है तो उसे भी हम लोग ट्रांसलेटर्स के थ्रू मशीन कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि ट्रांसलेटर्स के टाइप्स क्या हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। जनरली ट्रांसलेटर्स 3 टाइप्स के अवेलेबल हैं। फर्स्ट असेंबलर, सेकंड कंपाइलर, थर्ड इंटरप्रेटर। ये 3 ट्रांसलेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये तीनों ट्रांसलेटर्स का वर्क सेम है। ये सबसे पहले करते क्या है? पूरे के पूरे कोड को रीड करते हैं और रीड करने के बाद उसमें चेक करते हैं एरर्स कि आपने जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज किया है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स को सही से यूज किया है कि नहीं, मींस सभी कोड को आपने सही से लिखा है कि नहीं। अगर प्रोग्राम में कोई भी एरर होगा तो सबसे पहले ये एरर को डिस्प्ले करेंगे। आपको अपने कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए इन एरर्स को सॉल्व करना होगा। जब आप इन एरर्स को सॉल्व कर लेंगे तभी ये कोड ट्रांसलेट होंगे और ट्रांसलेट होकर के मशीन कोड, जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ट्रांसलेटर्स करते क्या हैं? बेसिकली ये 2 टास्क परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट टास्क है एरर की चेकिंग। अगर एरर नहीं है तो सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देंगे। तो बेसिकली ये 2 वर्क्स हैं। तो अब हम लोग वन बाय वन इन सभी ट्रांसलेटर्स को देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स में हम जानते हैं कि हमारे 3 ट्रांसलेटर्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले असेंबलर। असेंबलर का मेन यूज असेंबली कोड को मशीन लैंग्वेज यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए होता है। तो ये असेंबली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। असेंबली कोड जो कि निमोनिक्स के फॉर्मेट में होते हैं, ये एक लो लेवल लैंग्वेज है। तो इस लो लेवल लैंग्वेज मींस असेंबली कोड को ये असेंबलर मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। मशीन कोड में कन्वर्ट होने के बाद मींस ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होने के बाद ये कोड एग्जीक्यूट होते हैं और आउटपुट देते हैं। जैसा कि असेंबलर वर्क करता है उसी तरीके से हमारे कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी वर्क करते हैं। ये दोनों किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड को, अगर आपने कोई भी सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रखा है तो ये हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड को कंपाइल करके या इंटरप्रेट करके मशीन कोड में मींस ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर, कंपाइलर या इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। हम जानते हैं कि असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, लेकिन
ये दो कंपाइलर मींस कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दोनों के दोनों हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में मींस ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, इन्हें भी वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंपाइलर को डिस्कस करते हैं कि कंपाइलर मेनली क्या वर्क करता है। कंपाइलर की वर्किंग को देखने के लिए मैंने यहाँ पर सोर्स कोड लिखा है, मीन्स एक अपना प्रोग्राम लिखा है। इस प्रोग्राम को मैंने सी लैंग्वेज में लिखा है, इसलिए मैं इसे a.c नेम की फाइल में सेव कर दे रहा हूँ। हम जानते हैं कि सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो मैंने अपना सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा। अब मैं इस हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड को मीन्स सी के सोर्स कोड को मशीन पर एग्जीक्यूट करना चाहता हूं। तो हम जानते हैं कि ये सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज का सोर्स कोड डायरेक्टली मशीन पर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। इसे मशीन पर एग्जीक्यूट करने के लिए हमें मशीन कोड में इसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा, और ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग कंपाइलर का यूज करेंगे। तो हम जब कंपाइलर का यूज करते हैं तो कंपाइलर करता क्या है, ये सोर्स कोड को कंपाइल करता है। कैसे कंपाइल करता है? इट विल स्कैन ऑल द लाइंस ऑफ सोर्स प्रोग्राम एंड लिस्ट आउट ऑल सिंटेक्स एरर एट अ टाइम। कंपाइलर पूरे के पूरे सोर्स कोड को एक साथ स्कैन करता है, एक साथ उसमें एरर को चेक करता है कि किसी भी लाइन में कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई भी एरर होगी तो ये सभी लाइंस के एरर को एक साथ डिस्प्ले कर देगा। जब आप इन एरर्स को सॉल्व कर लेंगे तभी आप इस सोर्स कोड को कंपाइल कर सकते हैं। अगर ये कोड में एक भी एरर होगी तो ये सोर्स कोड कंपाइल होकर के मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होंगे। मींस कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने से पहले इस कोड का सही होना जरूरी है, मींस कोड का एरर फ्री होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम सारी एरर को सॉल्व करेंगे। एरर को सॉल्व करने के बाद अब अगर हम कोड को कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर करेगा क्या, इस सोर्स कोड को कंपाइल करके ऑब्जेक्ट कोड में मींस मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, और मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बाद ये एक फाइल क्रिएट करता है और इस पूरे मशीन कोड को उस फाइल में सेव कर देता है। इस फाइल का एक्सटेंशन .obj होता है, मींस ऑब्जेक्ट फाइल होती है। तो अगर हमने a.c नेम की फाइल को कंपाइल किया तो कंपाइलर कंपाइल करके a.obj नाम की फाइल क्रिएट करेगा, जो कि ऑब्जेक्ट फाइल है जिसमें ऑब्जेक्ट कोड यानी कि मशीन कोड लिखा हुआ है। तो कंपाइलर ने किया क्या, कंपाइलर सबसे पहले इट विल ट्रांसलेट हाई लेवल सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड, ये ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस्ड बाय कंपाइलर गेट्स सेव्ड इन अ फाइल, एक फाइल में सेव हो जाएगी और उस फाइल का एक्सटेंशन .obj हो जाएगा, ऑब्जेक्ट फाइल में हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट फाइल एक मशीन कोडेड फाइल है, मींस मशीन कोड में फाइल है। यही कोड फर्दर आगे रन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हें रन करता है और रन करने के बाद एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर देता है। एक्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करने के बाद ये एक फाइल क्रिएट करता है जिसे हम exe फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं। तो अगर हमने a.c फाइल को कंपाइल किया तो कंपाइलर इसे कंपाइल करके a.obj फाइल बनाएगा। जब हम a.obj फाइल को रन करेंगे तो ये रन करके a.exe फाइल क्रिएट करेगा, जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी। यही फाइल रन करके हमें आउटपुट देती है। सपोज अब अगर हम इस कोड को बार बार रन कराना चाहते हैं, मींस इस फाइल को बार बार रन कराना चाहते हैं, तो बार बार रन कराने के लिए करना क्या होगा, सपोज इसे हम 1000 ऑफ टाइम्स रन कराना चाहते हैं, तो रन कराने के लिए हमें इस सोर्स कोड को बार बार कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपाइलर ने किया क्या, इस पूरे के पूरे कोड को कंपाइल करके मशीन कोड मींस एक मीडिएटर कोड में कन्वर्ट कर दिया है। अब यही मीडिएटर कोड हमारा रन करती है और एग्जीक्यूट करके आंसर देती है, तो हमें इस कोड को कंपाइल करने की बार बार जरूरत नहीं है। ये मीडिएटर फाइल हो गई। इसी मीडिएटर फाइल के थ्रू हम इस कोड को बार बार रन करा सकते हैं, मींस हमें कोड को बार बार कंपाइल करने की जरूरत नहीं होगी। अगर कंपाइल करने की जरूरत नहीं होगी तो होगा क्या, सारे के सारे कोड एक साथ कंपाइल हुआ, तो एक साथ कंपाइल होने से हमारे कंपाइलर की स्पीड बढ़ जाती है। मींस इसके थ्रू अगर हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो टाइम कम लेता है, तेजी से एग्जीक्यूट हो जाता है। मींस होगा क्या, अगर हमने कोई एक मीडिएटर फाइल क्रिएट कर रखी है तो नो नीड टू कंपाइल अगेन एंड अगेन।
इस फाइल को बार बार कंपाइल करने की जरूरत नहीं है और कंपाइलर कम टाइम लेता है। इट विल टेक लेस टाइम टू एग्जीक्यूट। ये कम टाइम लेगा किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करने में। अगर हम कंपाइलर के बेसिक पॉइंट्स को समझ गए तो जरा इंटरप्रेटर को देखते हैं। इंटरप्रेटर, सपोज मैंने एक फाइल क्रिएट की, फाइल में नंबर ऑफ लाइंस लिखी, मीन्स अपना सोर्स कोड लिखा और इसे एक a.py नाम की फाइल में सेव कर दिया। .py पाइथन फाइल का एक्सटेंशन होता है। हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज में कंपाइलर का यूज होता है ट्रांसलेट करने के लिए और पाइथन लैंग्वेज में इंटरप्रेटर का यूज होता है कोड को ट्रांसलेट करने के लिए। तो मैंने यहां पर पाइथन लैंग्वेज का यूज किया है सोर्स कोड को लिखने के लिए। अब इस सोर्स कोड को मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें किस ट्रांसलेटर का यूज करना पड़ेगा? इंटरप्रेटर का यूज करना पड़ेगा। तो इंटरप्रेटर करता क्या है? ये कंपाइलर से थोड़ा हटके है। ये करता क्या है? इंटरप्रेटर स्कैन वन लाइन एट अ टाइम। ये एक बार में एक लाइन को स्कैन करता है। मीन्स ये करेगा क्या? ये फर्स्ट लाइन को पहले पिक करेगा। फर्स्ट लाइन में सबसे पहले एरर को चेक करेगा कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर नहीं है तो इस कोड को ये मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और रन करके हमको आउटपुट दे देगा। तो ये पहली लाइन का हमें आउटपुट मिल जाएगा। फिर ये सेकेंड लाइन को पिक करता है, सेकेंड लाइन में चेक करता है कि कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर नहीं है तो फिर से इसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और रन करके हमें आउटपुट दे देता है। आउटपुट देने के बाद अब ये थर्ड लाइन को पिक करता है, फिर से चेक करता है कि एरर तो नहीं है। अगर एरर नहीं है तो फिर से इसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और रन करके हमें आउटपुट दे देता है। ये काम तब तक करता रहता है जब तक कि हमारे कोड में एरर ना मिल जाए। अगर हमारे कोड में कहीं पर भी एरर मिल जाएगी तो हमारे प्रोग्राम वहीं से टर्मिनेट हो जाता है। मीन्स वो लाइन और उसके आगे की कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती। तब तक एग्जीक्यूट नहीं होती जब तक हम इस कोड के एरर को दूर ना कर दें, मीन्स एरर को सॉल्व ना कर दें। तो इंटरप्रेटर करेगा क्या? इंटरप्रेटर स्कैन वन लाइन एट अ टाइम ऑफ सोर्स प्रोग्राम। ये सोर्स प्रोग्राम के एक लाइन को एक बार में स्कैन करता है, एरर चेक करता है और रन करके हमें आउटपुट दे देता है। इफ देयर इज एनी सिंटेक्स एरर, अगर इसमें कोई भी सिंटेक्स एरर मिलती है, मीन्स किसी भी लाइन में कोई भी सिंटेक्स एरर मिलती है, द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम टर्मिनेट्स इमीडिएटली। तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन उसी टाइम टर्मिनेट हो जाता है। अब आगे की लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो इंटरप्रेटर ने किया क्या? इंटरप्रेटर ट्रांसलेट सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड। ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। लेकिन ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के साथ एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी कंपाइलर का हमने यूज किया तो कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है और एक मीडिएटर फाइल क्रिएट करता है a.obj। लेकिन इंटरप्रेटर कोई भी मीडिएटर फाइल क्रिएट नहीं करता। इंटरप्रेटर कोई भी मीडिएटर फाइल क्रिएट नहीं करता। मीन्स आपकी कोई भी मीडिएटर फाइल नहीं होगी। अगर हम इस प्रोग्राम को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए हमें करना क्या होगा? हमें लाइन बाय लाइन सभी लाइंस को वापस एग्जीक्यूट करना होगा और वन बाय वन हमें उनको एग्जीक्यूट करके आउटपुट को देखना होगा। तो हमें इस पूरे के पूरे कोड को बार बार इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो बार बार इंटरप्रेट करने से होगा क्या? तो इंटरप्रेटर ज्यादा टाइम लेगा किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। इट टेक्स मोर टाइम टू एग्जीक्यूट। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में मेन डिफरेंस क्या हुआ? कंपाइलर पूरे कोड को एक साथ चेक करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करता है। कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और एक मीडिएटर फाइल क्रिएट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर कोई भी मीडिएटर फाइल क्रिएट नहीं करता। कंपाइलर इस मीडिएटर फाइल को ही रन करके एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट दे देता है, लेकिन इंटरप्रेटर कोई भी मीडिएटर फाइल नहीं क्रिएट करता। अगर हमें इस कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना है तो इसको बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सभी लाइंस को फिर से वापस इंटरप्रेट करना पड़ेगा वन बाय वन और फिर हम अपने आउटपुट को देख पाएंगे। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों में बेसिक ये डिफरेंस है। साथ में कंपाइलर एक साथ सारे कोड को कंपाइल करता है, इसलिए वो टाइम कम लेता है कोड को एग्जीक्यूट करने में। लेकिन इंटरप्रेटर चूंकि लाइन बाय लाइन कोड को इंटरप्रेट कर रहा है, इसलिए ये कोड को एग्जीक्यूट करने में ज्यादा टाइम लेता है। तो कंपाइलर फास्ट है और इंटरप्रेटर स्लो। अगर ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्लियर है तो इनके बिहाफ पर हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि विच वन इज बेटर, कंपाइलर अच्छा है या इंटरप्रेटर। तो जरा एक छोटे से एग्जाम्पल को देखते हैं ये जानने के लिए कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है। सपोज मैंने एक बैंक की साइट बनाई।
बैंक की वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूं जिसमें नंबर ऑफ पेजेस हैं। नंबर ऑफ पेजेस कौन से हैं? लॉगिन पेज है, होम पेज है, प्रोफाइल पेज है, बैलेंस इंक्वायरी पेज है और भी कई सारे पेजेस बना रखे हैं। साथ में एक और पेज बना रखा है पॉलिसी पेज। पॉलिसी पेज बैंक ने जो भी पॉलिसीज या जो भी ऑफर्स प्रोवाइड कर रखे हैं वो सारे के सारे ऑफर्स की डिटेल पॉलिसी पेज में अवेलेबल है। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली कि बैंक में जो भी बंदा अकाउंट ओपन करेगा, अकाउंट को ओपन करते ही उसको 1 लाख का लाइफ इंश्योरेंस मिल जाएगा। मींस अकाउंट ओपन करते ही उसे 1 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाएगी। तो हमें करना क्या होगा, इस इंश्योरेंस पॉलिसी को हमें वेबसाइट में भी डिस्प्ले करना होगा। वेबसाइट में डिस्प्ले करने के लिए मींस इस वेबसाइट की पॉलिसी पेज में कुछ चेंजेस करने होंगे। तो पॉलिसी पेज में कुछ प्रॉब्लम है जिसे हमें चेंज करना है। अगर हम कंपाइलर का यूज करेंगे तो कंपाइलर में अगर एक भी लाइन में प्रॉब्लम होगी तो पूरा का पूरा प्रोग्राम नहीं चलता है, यह हम जानते हैं। तो अगर हमने कंपाइलर का यूज किया तो कंपाइलर का यूज करने पर पॉलिसी पेज में प्रॉब्लम है, लेकिन पॉलिसी पेज में प्रॉब्लम होने के बावजूद चूंकि हम कंपाइलर का यूज कर रहे हैं इसलिए ये कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। पॉलिसी पेज में चेंज करना चाहते हैं लेकिन ना लॉगिन पेज वर्क करेगा, ना होम पेज, प्रोफाइल पेज, बैलेंस इंक्वायरी, कोई भी काम बैंक की साइट नहीं करेगी। ना आप बैलेंस निकाल पाएंगे, ना बैलेंस चेक कर पाएंगे, ना कैश विड्रॉ कर पाएंगे, ना कैश डिपॉजिट कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम एक पेज में है लेकिन पूरी की पूरी वेबसाइट आपकी ठप हो जाएगी। तो हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि जिस पेज में प्रॉब्लम है सिर्फ वही पेज ना चले, बाकी के पेजेस चलें। तो इसके लिए हम किस ट्रांसलेटर का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इंटरप्रेटर का। इंटरप्रेटर इस टाइप की सिचुएशन के लिए बहुत अच्छा है। इंटरप्रेटर में होता क्या है, जिस लाइन में प्रॉब्लम होगी वही लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी और उसके बाद की लाइन्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, लेकिन बाकी के सभी कोड्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो आपने अगर इंटरप्रेटर का यूज किया है तो लॉगिन पेज, होम पेज, प्रोफाइल पेज, बैलेंस इंक्वायरी और सभी पेजेस चलते रहेंगे, लेकिन पॉलिसी और उससे रिलेटेड जितने भी पेजेस होंगे सिर्फ उन्हीं में प्रॉब्लम आएगी और वही पेज रन नहीं करेंगे। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए हमारा इंटरप्रेटर बेस्ट है। तो इसीलिए जितनी भी वेबसाइट्स डेवलप होती हैं या पाइथन लैंग्वेज या जितनी भी नई लैंग्वेजेस डेवलप हो रही हैं सभी लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर बेस्ड हैं, क्योंकि हमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं और इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए हम इन्हीं लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो क्या इंटरप्रेटर अच्छा है, कंपाइलर खराब है? जरा इसको भी समझते हैं। सपोज एक सिचुएशन, हम एक सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते हैं, जैसे कि अभी चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ। तो हमें अगर सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हमने हार्डवेयर क्रिएट किया होगा, उनको कॉन्फ़िगर किया होगा। कॉन्फ़िगर करने के बाद हमने कुछ कोडिंग लिखी होगी। अब हम जानते हैं कि सैटेलाइट को लॉन्च करने में हमारे बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। अगर ये सैटेलाइट को लॉन्च करने में जो भी चीज़ें हैं उनमें ज़रा सी भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो प्रॉब्लम आने पर हमारे ये सारे पैसे बर्बाद हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम किस ट्रांसलेटर का यूज़ करें? चूंकि हमने कोड किसी ना किसी लैंग्वेज को यूज़ करके ज़रूर लिखा होगा, तो कोड को लिखने के लिए अगर हम कंपाइलर का यूज़ करें तो इस सिचुएशन में हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि कंपाइलर अगर एक भी लाइन में गड़बड़ी होगी तो वो कोड को एग्जीक्यूट ही नहीं होने देगा, मशीन कोड में कन्वर्ट ही नहीं होने देगा। मशीन कोड में नहीं कन्वर्ट होगा तो हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, और एग्जीक्यूट नहीं होगा तो हमारे सैटेलाइट के बचने के चांसेस हैं। हम इन एरर्स को पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद ही सैटेलाइट को हम लोग लॉन्च करेंगे। लेकिन अगर इंटरप्रेटर का यूज करते तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाते। सपोज 4 लाइंस अगर सही होती तो 4 लाइंस के बिहाफ पर सैटेलाइट वर्क कर लेता और एक इन्वायरमेंट से हो सकता है दूसरे इन्वायरमेंट पे पहुंच भी जाता। लेकिन अगर 5th लाइन में एरर आ जाती तो वहीं पर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती, तो इन प्रॉब्लम्स के बिहाफ पर सैटेलाइट हमारा खराब हो जाता और वहां से वो वापस गिर जाता। मींस हमारे बहुत सारे पैसे बर्बाद हो सकते थे। तो इस सिचुएशन में, सैटेलाइट को लॉन्च करने की सिचुएशन में हमारा कंपाइलर अच्छा है, लेकिन बैंकिंग या ऐसी साइट्स बनाने के लिए हमारा इंटरप्रेटर अच्छा है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों अच्छे हैं, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ये मैंने एग्जाम्पल यूज किया है, लेकिन हम सैटेलाइट लॉन्च करने में वर्किंग कुछ अलग होती है, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है, कौन सी खराब। तो आप लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के समय जरूर देख लें कि आप किस टाइप की प्रोग्राम को क्रिएट करना चाहते हैं।
अगर आप लैंग्वेज सही सेलेक्ट करेंगे तो ही आपको सही ट्रांसलेटर्स मिल पाएंगे, मींस कंपाइलर या इंटरप्रेटर। तो जिस ट्रांसलेटर को यूज करना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको लैंग्वेज भी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये मेनली हमारे ट्रांसलेटर्स थे। थैंक यू।